तो पहला टॉपिक है जुडिशियल कस्टडी। तो यूपीएससी 2021 में प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन आया था कि जो पुलिस कस्टडी है और जुडिशियल कस्टडी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो इससे एक चीज और पता चलता है कि जब भी कोई चीज रिकरेंस, जिसका इवेंट बार बार हो रहा हो, तो उससे आप अलर्ट रहें उसके बारे में। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या था कि आपको विद रेफरेंस टू इंडिया जुडिशियल कस्टडी मींस एक्यूज जो है वो मतलब सॉरी, ये प्रिंट शायद कुछ मिसिंग हो गया है। ठीक है, तो वो उल्टा था, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी में एक डिफरेंस था। तो आपको चेक करना है कि आप 2021 का एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, तो जुडिशियल कस्टडी में मतलब चार्ज किसके पास रहता है, इस तरह से सवाल था। ठीक, तो आपको चेक करना है पुलिस और जुडिशियल कस्टडी में डिफरेंस क्या है। ठीक है, और बेसिकली अगर जुडिशियल कस्टडी में होता है तो फिर किसके पास अथॉरिटी होती है, पुलिस कस्टडी में होता है तो एक्यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको एक बार चेक करना है। नेक्स्ट, डीजीसीए का एक लाइसेंस का इशू था। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीजीसीए किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, और रोल क्या है डीजीसीए का। ठीक है, डीजीसीए का रोल क्या है, जो एविएशन का है, और किस मिनिस्ट्री में है, और इसका रोल क्या है। ठीक है, इसके पास क्या क्या पावर है, ये आपको एक बार चेक करना है। बाकी एक क्वेश्चन है कि क्या आप सेक्स के आधार पर मतलब कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि कोई फ्लाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है। इथिकल इशू है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको इथिकल एंगल से देखना है कि हाउ व्हाट हाउ कैन यू बेसिकली सर्टिफाई समवन बेस्ड ऑन देयर सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इथिकल एंगल से आप एक बार इस पे सोचिए। ठीक है, ज्यादा नहीं कि हो सकता है क्वेश्चन आए भी नहीं, या डजंट मैटर, द मैटर इज इट इज अ इशू विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड इट इज आवर ड्यूटी। ओके, तो अगर आप सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आंसर में आप फिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, जब आप मान लो सोसाइटी में इशू लिखोगे, सोशल इशू कभी आ जाए, सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपने 2 मिनट 3 मिनट इस पे समय दिया है तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप बस देख के उस पर थिंकिंग नहीं करोगे तो वो फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्डअप नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो पे पूरा रिलाई क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होता है और शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है। जब आप किसी चीज पे समय देते हो, उससे क्वेश्चन पूछते हो या वो आपको नहीं आता है, तो आपका अवेयरनेस उस चीज पे ध्यान देता है। ठीक है, सीखने का यही तरीका है, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। कम पढ़ाई में अच्छा हो सकता है कब, जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन पूछें। ठीक है, तब ज्यादा सीखोगे। अभी आगे देखेंगे इसको यूज करके कि कैसे कम टाइम में मैक्सिमम हम गेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे अब जैसे इस डैम को है, तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि इंडिया में कुछ प्रोमिनेंट डैम है। ठीक है, वो मुझे पता है या नहीं है, और वो किस रिवर पे है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछ सकता है। अब मान लीजिए मेजर डैम सब है, ठीक है, भाखड़ा नांगल है, आपको हीराकुंड डैम है किस नदी पे याद है तो ठीक है, नहीं है तो अभी सर्च कर तो फिर लॉन्ग टर्म में जाएगा। इंदिरा सागर डैम है किस पे है, सरदार सरोवर किस पे है, कोयना डैम किस पे है। ठीक है, तो मेजर डैम जो है रिकॉल करो, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो सर्च कर लो। सर्च कर लोगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, और वीडियो देख लोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए अब क्वेश्चन होगा कि मैं फिर वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बस बताने के लिए कि क्या इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। अब इसी में कावेरी रिवर है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कृष्णा रिवर का आपको देखना है, गोदावरी का देखना है, उसी तरीके से आप आज क्या कर सकते हैं, कावेरी रिवर, कावेरी का ओरिजिन कहाँ पे होता है। ठीक है, कावेरी किस किस सिटी को क्रॉस करती है, और ओरिजिन कहाँ पे है कावेरी का। ठीक है, कावेरी किस किस सिटी को क्रॉस करती है, कोई इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, इसी तरीके से कोई भी रिवर है तो उसका कहाँ पे ओरिजिन है, कहाँ पे एंड है, कोई नेशनल पार्क, कोई इंपॉर्टेंट सिटी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ना है। और वही अब ये क्वेश्चन आएगा बाद में, तो 90% ऐसे ही बाद में, इसलिए उसका प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जो बाद में करेगा, आई गॉट वन ऑफ द आई वुड से हाईएस्ट मार्क इन प्रीलिम्स। तो इसमें ये था कि मैंने इसको जरूर फॉलो किया था, ये जो देखने का है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है केरला में, अब ये फॉरेस्ट को लेके है। तो यहाँ पे एक आपको जो है जो सेंचुरी है, ठीक है, केरला में, ये और ये आपको चिंकुरिंजी जो पेड़ है, इसके बारे में एक बार देखना, इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी कभी कभी मैच करने के लिए दे देगा, मैच करने के लिए देगा। और बाकी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये, तो ये आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेंगे। ठीक है, और केरला का, और ये पेड़ के बारे में आप मेडिसिनल प्रॉपर्टी, और अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा करना चाहेंगे तो देख लीजिए केरला में किस किस तरह का जो है क्लाइमेट है, और किस तरह का, जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे है, माउंटेन फॉरेस्ट है, उसी में डिसीडियस मिलता है या नहीं,
तो केरला का आप जो है बेसिकली जो पेड़ है उसका अलग अलग क्लाइमेट है उसको देख सकते हैं, केरला का क्लाइमेट, ठीक है, वहाँ का फॉरेस्ट क्लाइमेट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये प्लांट, ठीक है, और डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में रहेगा। नेक्स्ट है एक मेंस का क्वेश्चन हो सकता है, मैंने दिया भी है आपको, कि ये कमेंट था हमारे सीजीआई का, कि कमेंट क्या है कि जो पार्टी होती है पावर में, दे बिलीव दैट एवरी गवर्नमेंट एक्शन शुड बी इंटाइटल टू जुडिशियल इंडोर्समेंट, यानी जो पार्टी इन पावर होती है दे वांट जुडिशियल इंडोर्समेंट, ठीक है, जो पार्टी इन पावर होती है दे आर लुकिंग फॉर जुडिशियल इंडोर्समेंट, ओके, ठीक है, एंड जो अपोजिशन में है दे वांट कि वो अपना इंटरेस्ट करे। अब जुडिशरी बीच में है, जबकि अल्टीमेटली जुडिशरी इज व्हाट, आंसरेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन। इसको आपको फिर कैसे करना है, ठीक है, इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन, व्हेन यू आस्क राइट क्वेश्चन यू लर्न मोर, ठीक है। तो पहला आप इसको कैसे एग्जाम में, मान लो मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया, हाउ विल यू राइट, ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको अभी से करना पड़ेगा कि जो इंडियन जुडिशरी है, मतलब बेसिकली कहा जाता है, मतलब जो सेइंग है कि इंडिया में बेसिकली एक उसमें टर्म है, लास्ट रे ऑफ होप कहा जाता है इंडियन जुडिशरी को, ठीक है, ये अल्टीमेट पिलर है, ठीक है, इंडियन डेमोक्रेसी का। तो जो यहाँ अम्बेडकर का आप कोई कोट सर्च करके यूज कर, इंट्रो के लिए तैयार कर लीजिए। जुडिशरी के लिए आपको क्या करना है, इंट्रो कुछ तैयार कर लेना है, ठीक है, कि जुडिशरी का मान लो क्वेश्चन आता ही है जीएस 2 में, तो एक इंट्रो कोई भी जो प्रोमिनेंट मान लीजिए स्कॉलर है, ठीक है, पहले, या अम्बेडकर का कोई कोट है जुडिशरी को लेके, तो उसको आप कर लो, ठीक है। जैसे एक कोट है कि इंडिया का जो सोशल रेवोल्यूशन है उसमें जुडिशरी का जो है प्रोमिनेंट रोल होगा, कुछ इस तरह का कोट आप याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन को आप कैसे एड्रेस करोगे, ठीक है, तो मतलब इसमें है कि जुडिशरी, हाउ जुडिशरी इज अल्टीमेटली बेसिकली रिस्पांसिबल टू कॉन्स्टिट्यूशन, इट डजंट, इट शुड नॉट बी, मतलब मैटर कि पॉलिटिकल पार्टी क्या चाहती है, ठीक है। तो जुडिशरी बेसिकली, जुडिशरी को इन्विसाज कैसे किया गया था, जुडिशरी एज ए इंस्टीट्यूशन को बनाया क्यों गया था, ताकि जो चाहे वो पार्टी इन पावर हो या पार्टी इन अपोजिशन हो, सबको जो है बेसिकली जस्टिस मिले। जुडिशरी का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, देश में जो है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना और बेसिकली एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करना जो सबके लिए जस्ट हो, ठीक है। तो अब इसमें इशू क्या आ जाता है कई बार, अब जैसे आप गवर्नमेंट कैसे दिखाओगे ये बात, पार्टी इन पावर हमेशा क्या चाहती है, तो वहां पे आप दिखाओगे कैसे गवर्नमेंट का जो पॉलिसी होता है या जो उनका स्टेप होता है, समझा, कई बार उनका कॉन्स्टिट्यूशन से कंफ्लिक्ट होता है, तो दे वांट कि बेसिकली जो पार्टी जो जुडिशरी है वो बेसिकली इंडोर्स करे उस चेंज को, और जो अपोजिशन है उनको यदि किसी से इशू आता है किसी पॉइंट पे, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन गलत ही होता है, अपोजिशन को उनका अपना इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं जुडिशरी उस पॉइंट को, जैसे सेडिशन को लेके इशू है, ठीक है, अपोजिशन चाहती है कि सेडिशन हटे, या सीए का है, ठीक है, या अभी जो अग्निपथ का इशू आया है, तो इस तरीके से बेसिकली, जबकि अल्टीमेट क्या होना चाहिए, पार्टी इन पावर जो है उसका उनका ड्यूटी होना चाहिए कि यस, लॉस उनको बनाना है, लाना भी है, बट इट शुड बी कंपैटिबल विद द कॉन्स्टिट्यूशन। और अपोजिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, दे नीड टू अपोज बट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, ऐसा नहीं है कि हर मुद्दे पे आपको अपोजिशन करना है, तो यू नीड टू राइट अ फेयर आंसर, ठीक है, फेयर बैलेंस करना पड़ेगा आपको। तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप एग्जाम टाइम में सोचोगे, 7 मिनट में वहां टाइम नहीं होता है सोचने का, कि वहां पे आप बैलेंस करोगे फिर पॉइंट सोचोगे, अभी देखो सोचना पड़ रहा है ना, तो आप अभी सोचेंगे तो आपका माइंड ज्यादा सीखेगा, और एग्जाम के टाइम के लिए अगर इंतजार करोगे तो करो। नेक्स्ट है यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है जो अभी क्रिटिसाइज इन्होंने किया है इंडिया के जो रिलीजियस फ्रीडम को, तो इसके बारे में आपको देख लेना है कि ये जो यूएस कमीशन फॉर रिलीजियस अफेयर्स है ये किस तरह की बॉडी है, ठीक है, तो यूएस कमीशन फॉर रिलीजियस अफेयर किस तरह की बॉडी है, यूएससीआईआरएफ, ये एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, गांधीज रोल इन चंपारण सत्याग्रह, मॉडर्न हिस्ट्री में एक मेंस का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का रोल, ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह एक तरीके का टर्निंग पॉइंट था इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, जहां पे उन्होंने फर्स्ट टाइम बेसिकली क्या किया था कि दे चैलेंज द लेजिटिमेसी ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है, तो वहां पे गांधी ने कैसे बाकी से जो एग्जिस्टिंग वे था, चाहे मॉडरेट का हो या एक्सट्रीमिस्ट का हो, उनका वे जो है एक तरीके का था, उससे हटकर गांधी जी शामिल भी हुए अंग्रेज की कमिटी में, लेकिन उसके साथ उन्होंने अपोज भी किया, कैसे उनका एक अपना वे था, ठीक है, गांधीज वे, आई वुड से। तो इस पे थोड़ा सा आप यहाँ 2-3 लाइन है इन्फॉर्मेशन, इसको देख के आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसको तो कंटेम्पलेशन थोड़ा सा करना, यही मनन चिंतन, जो पढ़ाई में चिंतन है, ठीक है, और मनन जो हम बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको मनन करना है, तो इससे अभी एक
और ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट नीड इंटरनेशनल रूट्स। तो ये आईआर में एक क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। जो नॉर्थ ईस्ट है, बेसिकली नॉर्थ ईस्ट आज सफर क्यों कर रहा है? एक तो उसका जो, आपको सबसे पहले ज्योग्राफी देखना पड़ेगा। जो नॉर्थ ईस्ट लोकेटेड है उसका लोकेशन बेसिकली ये लैंडलॉक है, ठीक है। और एक तो रिवर का इशू हो जाता है, बाढ़ फ्लड आता है, ठीक है। लैंडलॉक है, तो लैंडलॉक स्टेट का अपना समस्या है, ठीक है। तो लैंडलॉक स्टेट में क्या होता है, आपको कोई गुड्स भेजना है, ठीक है, या आपको इंपोर्ट करना हो या एक्सपोर्ट करना हो, उसका इशू होता है कोई। तो सबसे पहला तो ये इशू है। और कनेक्टिविटी इज द की। कहीं भी अगर ग्रोथ करना है तो आपको कनेक्टिविटी चाहिए। तो चाहे बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, ठीक है। तो अगर इनसे कनेक्टिविटी होगा तभी नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो जब आप इंडिया बांग्लादेश रिलेशन लिखते हैं तब भी आपको नॉर्थ ईस्ट को याद रखना है। जब आप नॉर्थ ईस्ट के बारे में लिखते हैं तब आपको बांग्लादेश याद रखना है, ठीक है। जब आप म्यांमार लिखते हैं तब आपको नॉर्थ ईस्ट याद रखना है। जब आप नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं तो आपको म्यांमार याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपको एक इंटर रिलेशन बनाना है। और कभी भी नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन आए तो मैप बना के बांग्लादेश या जो म्यांमार है, तो कनेक्टिविटी कैसे इंपॉर्टेंट है इस पे कोई भी आप पांच दो तीन लाइन एक बार सोचो कि कनेक्टिविटी क्यों नॉर्थ ईस्ट क्यों डेवलप नहीं है अभी तक, ठीक है। एक तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी जो हमारे पॉलिसी में पहले गैप था, और आज भी मतलब नॉर्थ ईस्ट बाकी जो इंडियन स्टेट्स है उससे क्यों पिछड़ा हुआ है, ठीक है। तो जस्ट थिंक ऑन दिस लाइन 2 to 3 मिनट्स, ये आपको ज्यादा फायदा देगा। आप ज्यादा इंफॉर्मेशन लेके कोई काम, आज क्या है, इंफॉर्मेशन की कमी तो है नहीं, बट व्हाट इज लैकिंग इज बेसिकली थिंकिंग। हम खुद से कंटेम्पलेट, स्पून फीडिंग से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो 2 मिनट आपको रुक के सोचना ही पड़ेगा। देर यहाँ पे और कोई वे नहीं है। सन टेम्पल, अब सन टेम्पल से आपको, और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो पीटी में क्या क्वेश्चन बनेगा और मेंस में क्या क्वेश्चन बनेगा? तो पीटी में अगर हम देखेंगे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, ऑटोनोमस बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद कोणार्क सन टेम्पल किसने बनाया था, किस टाइम में था, इसका स्ट्रक्चर कैसा है। मेंस में आपको जो उड़ीसा का जो आर्ट है, जो कलिंगा आर्किटेक्चर है, आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कलिंगा आर्किटेक्चर से, किस राजा के टाइम में बना था, ठीक है। जो नरसिम्हा देव वन है, इनके बारे में पढ़ लीजिए। और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। ब्लैक पगोरा इसको क्यों कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा में और भी है, जगन्नाथ टेम्पल है। अगर आप पढ़ना चाहें, एक तो इतना आपके लिए प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आज कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा सा मेहनत और करना चाहें तो जगन्नाथ टेम्पल के बारे में पढ़ लीजिए, तारा तारिणी टेम्पल के बारे में पढ़ लीजिए, उदयगिरी, खांडेगिरी और लिंगराज, इनके बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ये स्लाइड में रहेगा, ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं स्लाइड में सारा। नेक्स्ट जोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो किस तरह की बॉडी है ये आप देख लीजिए। नेक्स्ट लीबिया का, आप अफ्रीका का मैप मैंने कल भी बोला था, जैसे सूडान कहाँ पे है, तो लीबिया क्या मेडिटेरियन जो सी है उसको बॉर्डर टच करती है, लीबिया का एक बार मैप देख लीजिए। ग्रेजुअली ऐसे ही करना है, थोड़ा सा मेहनत। यहाँ पे क्या होता है, ये मन बेसिकली क्या है, मन चिपकता है। अगर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मन करेगा बस इसको सुनते रहे। अब अचानक मैं कहूँ उठ के कोई बुक खोलो तो एक रेसिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो मन क्या होता है, वही इनर्शिया जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, अगर वो मूव वीडियो देख रहा है चाहेगा वीडियो ही देखते रहे, पढ़ रहा है तो फिर उस टाइम मन करेगा पढ़ते ही रहे। तो ये न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो आपके मन पे सबसे ज्यादा अप्लाई होता है। तो ये आपको तोड़ना है, ठीक है, यहीं पे फोर्स चाहिए, ठीक है। पढ़ने पर आपको कई बार जो है मूड चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जब भी देखना हो लीबिया का तो आप लीबिया का मैप देख लीजिए पढ़ते टाइम। टाइफून साइक्लोन का ही एक दूसरा नाम है टाइफून। तो नेक्स्ट, ये साइंस एंड टेक में है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट इसमें एक तो आपको थोड़ा सा साइंस के एंगल से पता होना चाहिए कि पौधा जो है, जो प्लांट है, डायरेक्ट नाइट्रोजन जो है नहीं ले सकता, नाइट्रेट लेता है। लेकिन उसके साथ अब इशू क्या होता है, नाइट्रेट एक्सेस मात्रा में, जैसे एक तो आपको ये पता होना चाहिए फर्टिलाइजर का 4:1 है एनपीके का रेशियो। ये क्या होता है एनपीके रेशियो, नहीं पता है तो एक बार सर्च कर लीजिए एनपीके क्या है। तो बाकी अब इसमें इसमें क्या दिखाया गया है कि एक तो एक्सेस नाइट्रेट डालने से क्या होता है, वो वहां पे जो है पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। इसको रोकने के लिए कुछ रिसर्च हुआ है। उस रिसर्च में क्या किया गया है आपको बेसिकली, कि एक जीन है, ठीक है, MIR44, ठीक है, उसमें MADS27 है, उसको यदि थोड़ा सा हम मॉडिफाई करें, ठीक है, तो अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो जो मतलब पौधा का इनटेक कैपेसिटी होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो वहां पे बेसिकली नाइट्रोजन जो पौधा ले रहा है ना, वो सही मात्रा में ले, ठीक है।
उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है कि रूट कैसे एक्सपैंड करेगा, पौधा कैसे नाइट्रेट एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर हम इस जीन में, ठीक है, MED-S27 में थोड़ा सा अगर ट्रांसक्रिप्शन करें तो पौधा जो है बेटर, अच्छे तरीके से ले सकता है, तो पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं और पौधा ज्यादा ग्रोथ भी करेगा। आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ये बस जीन याद रख लीजिएगा किससे रिलेटेड है। साइंस में आप नाइट्रेट जब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में तो वहां पे ध्यान देंगे कि नाइट्रोजन ना लेके पौधा नाइट्रेट लेता है, ठीक है। और इस जीन को याद रखिएगा। और ट्रांसक्रिप्शन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिए। जैसे पीसीआर है, ठीक है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, या आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है कोविड का, वहां पे भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या अंतर है, इसको अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो फिर से मैंने कहा कि अभी मतलब आप पढ़ रहे हैं तो आप चेक कीजिए, नहीं तो इनर्शिया मन कहेगा कि चलो बाद में कर लेंगे, तो आपका इनर्शिया आपको तोड़ना है, ठीक है। पेटेंट लॉ मीन्स में आपको इंपॉर्टेंट होता है GS3 में कि जो पेटेंट लॉ है उसको कैसे इंप्रूव करना है। इंडियन पेटेंट लॉ जो है वो कैसे इनोवेशन को रोकता है, या पेटेंट लॉ में क्या सुधार करना है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए आप एक चीज पढ़ेंगे, एवरग्रीनिंग। मेंस के लिए आपको पेटेंट लॉ पढ़ना है, GS3 में नोट्स है आपके पास, अच्छी बात है, नहीं है तो बना लो। पीटी के लिए एवरग्रीनिंग क्या होता है, एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कितने सालों में होता है, 10 साल के लिए मिलता है कि 20 साल के लिए होता है। एवरग्रीनिंग कब गवर्नमेंट मना कर सकती है, किस तरह का अगर आप इनोवेशन, देखो नॉर्मली क्या है, आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाते हो, आपने कुछ बनाया, ठीक है, तो उस पर आप बोलते हो कि मेरा राइट्स है, मुझे पेटेंट दे दो। अब पेटेंट दे दो लेकिन फिर आपने उसमें थोड़ा सा चेंज किया और बोला फिर से पेटेंट दे दो, तो वही एवरग्रीनिंग है। तो एवरग्रीनिंग के कंसेप्ट को आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। और एवरग्रीनिंग का कंसेप्ट पढ़ना है आपको। और देखिए सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप कोई भी कंसेप्ट लिखना है उसको लिख के स्लैश देके यूपीएससी लिखो, आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी टर्म खोजना हो तो आप स्लैश लिख के यूपीएससी लिख के वो टर्म आ जाएगा, ठीक है। वो सबसे अच्छा तरीका होता है। एवरग्रीनिंग आपको पेटेंट में पढ़ना है कि क्या होता है, कितने समय के लिए मिलता है, ठीक है। यूपीएससी पूछ चुकी है, एक बार आलू को लेके था, ठीक है, कि किस तरह का जो है किसको एवरग्रीनिंग मिल सकता है किसको नहीं मिलेगा। पेटेंट लॉ को लेके भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में अक्सर आता है। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के बारे में यूपीएससी ने पूछा है 2-3 बार। तो पेटेंट लॉ पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है, मेंस रेफरेंस से, ठीक है, कि पेटेंट लॉ कैसा है इंडिया में, क्या इशू है, बाकी देशों में कैसा है, कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव में सोचिए पेटेंट लॉ, ठीक है। क्वेश्चन यू नीड टू आस्क राइट क्वेश्चन, ठीक है, व्हाट इज पेटेंट लॉ, ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस इन पेटेंट लॉ, ठीक है, एंड कहाँ से बेस्ट प्रैक्टिस ले सकते हैं, ठीक है, कौन रेगुलेट पेटेंट, देता कौन है, हु गिव्स पेटेंट, पेटेंट देता कौन है, पेटेंट लॉ है क्या, पेटेंट कैसे कराया जाता है, ठीक है, कहाँ से हम मतलब पेटेंट ले सकते हैं, उसके बाद बाकी देशों में कोई बेस्ट मॉडल है क्या, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना है, ठीक है। एवरग्रीनिंग को लेके बेसिकली वही कि एवरग्रीनिंग क्या है, ठीक है, कैसे कोई कंपनी एवरग्रीनिंग लिखती है, ठीक है। और इसको फिर रोक कब एवरग्रीनिंग का लाइसेंस नहीं मिलेगा, एवरग्रीनिंग के बारे में पढ़ना है, पेटेंट लॉ के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक को लेके भी, फार्मेसी को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, क्योंकि अभी भारत में क्या क्राइसिस हो रहा है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट जो है ये बहुत बढ़ रहा है। अक्सर यूपीएससी में पीटी में आ जाता है, कोई आपको पूछा उसके बारे में पूछा, यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2019 में 20 में भी पूछा हुआ था, ठीक है, ये रेसिस्टेंट के बारे में कि किसके कारण से होता है ये रेसिस्टेंट, ठीक है। यूपीएससी में ऑलरेडी जो है प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ गया है। तो आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार एएमआर सर्च कीजिए क्या होता है, फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट है कि कुछ डाटा है आपको, जैसे इंडिया में कैसे 30% डेथ हो रहा है, या जो भी डाटा है आप डाटा देख लेंगे, ठीक है। और क्यों हो रहा है, एंटीबायोटिक का इतना हो क्यों रहा है, चाहे वो चिकन हो या फार्मिंग हो, उसमें बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज किया जाता है, या एनिमल फार्मिंग में हो, तो हम उनको पौधे को, जानवर को या मिट्टी में डाल रहे हैं, और फिर जो है हम कंज्यूम करें तो हमारे शरीर में एक्सेसिव डोज हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि जो हमारे शरीर में बेसिकली बैक्टीरियल रेसिस्टेंट, कुछ बैक्टीरिया जो है रेसिस्टेंट डेवलप कर लेता है, ठीक है, उस बायोटिक्स के। तो इसमें एक पुश और पुल मॉडल इंडिया ला सकता है इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जो एंटीबायोटिक सेक्टर में अगर इंप्रूव करना है तो पुश एंड पुल मॉडल ला सकता है। तो अब ये पुश और पुल मॉडल होता क्या है, पुश मॉडल होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड करोगे, जाके दुकान पे प्रचार करोगे, आउटलेट में लिख दोगे, रिटेलर को बोलोगे रखो मेरा प्रोडक्ट, इसको कहते हैं पुश टैक्टिक्स। और पुल होता है क्या, कि आप बेसिकली वहां पे एडवर्टाइज करोगे, कुछ वायरल ऐड करोगे, ठीक है, ताकि लोग जो है खरीदें। तो पुश और पुल मॉडल आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, और काफी सारा आंसर में आप इसको यूज कर सकते हैं, पुश और पुल मॉडल। और लास्ट क्वेश्चन आपको मेन से रिलेटेड सोचना है, नाटो को लेके, ठीक है, कि ये आपको पेपर में भी मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या जो यूक्रेन रशिया का हुआ है, ठीक है,
अच्छा, एक चीज और उससे पहले, G7 कैसे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि भारत जो पार्टिसिपेट, मैंने पहले भी शायद 2-3 दिन पहले भी बोला है, इंडिया पार्टिसिपेशन जो है G7 में, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा इंडिया की पॉलिसी को, या हाउ इंडिया विल बैलेंस, ठीक है। मतलब रशिया से हमारा फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर हम G7 के पास जाते हैं, क्योंकि G7 में सारा वेस्टर्न एक तरीके से पोल है, तो अगर हम G7 के पास जा रहे हैं तो क्या ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हम चीन और रशिया से और ज्यादा एक तरीके से डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। भारत कैसे अपने आप को बैलेंस करेगा G7 में और इनके बीच, SCO मान लो या ब्रिक्स के बीच, ठीक है, G7 और ब्रिक्स के बीच कैसे बैलेंस करें। तो एक प्रीलिम्स के लिए आपको क्या ये देखना है, कुछ फंड इशू हुआ है, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी फंड, ये तो कौन इशू किया है, बस ये याद रखना है। उसके बाद G7 ने अभी जो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, $600 बिलियन का, तो इसका पिलर क्या सब है, क्या क्या किस किस सेक्टर को ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो खैर अभी क्लियर नहीं, तो अभी आप ज्यादा परेशान नहीं होना है आपको इसके बारे में, बस एक बार देख लेना है, ठीक है। जस्ट यू नीड टू सी वंस, अभी इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ है ये होगा क्या, ठीक है। तो कई बार जब क्लियर होगा तब आपको ज्यादा, अभी बस एक बार आप इसको स्किम करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। और इससे पहले भी एक और फंड आया था US क्वाड में, ठीक है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक इनिशिएटिव, ठीक है। तो वहां पे भारत जो है जब फाउंडिंग पार्टनर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मतलब नया इनिशिएटिव है काउंटर करने के लिए चाइना, लेकिन खैर अभी ये कॉन्क्रीट नहीं है, इसके लिए आपको अभी नहीं पढ़ना, आगे कुछ इंपॉर्टेंट होगा तब बात करेंगे उस पर। अर्थक्वेक पे बहुत अच्छा आपको ये आर्टिकल है, काइंडली हैव अ लुक, कि अर्थक्वेक, पहले तो अर्थक्वेक है क्या, ठीक है, नीड तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थक्वेक बेसिकली है क्या, पहला तो ये। दूसरा, अर्थक्वेक आता कैसे, ठीक है, तो अर्थक्वेक, पहला क्वेश्चन कि अर्थक्वेक क्या है, व्हाट इज अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है, अकॉर्डिंग टू जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है, अर्थ जो अर्थ का क्रस्ट है और ऊपर का जो मेंटल है, ये बेसिकली एक प्लेट, एक तरीके का लार्ज प्लेट है, ये दोनों मिलकर जो बना है क्रस्ट और अपर मेंटल। तो ये जब बेसिकली मूव करता है, ठीक है, स्लिप करता है, ये फॉल्ट हो जाता है अगर दो प्लेट के बीच बाउंड्री में, तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो अर्थक्वेक में बेसिकली अर्थक्वेक कैसे होता है, जब एनर्जी रिलीज होती है किसी भी बाउंड्री से, ठीक है। कुछ और टर्म है, फोकस या हाइपोसेंटर, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसको बेसिकली हम उस पॉइंट को जो है बेसिकली फोकस कहते हैं, और जहां पे ऊपर में फर्स्ट प्लेस पे जहां पे एक्सपीरियंस करता है उसको एपी सेंटर कहते हैं। तो ये भी कई बार जो है प्लेन्स में आपको पूछ सकता है उल्टा करके, ठीक है। तो जहां पे रप्चर स्टार्ट होता है उसको फोकस बोलते हैं, और उसके ठीक ऊपर में जो प्लेस है उसको एपी सेंटर बोलते हैं। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिए, एग्जाम में आपको इसको स्लाइटली जो है उल्टा कर देगा, फोकस और एपिसेंटर के डेफिनेशन को। तो इसको आपको मन में ध्यान से सोचना है, फोकस नीचे का भाग हो गया, ठीक है तुम्हारा, और एपिसेंटर आपके ऊपर का भाग हो गया, इससे जैसे भी हो आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब ये सिस्मिक वेव बेसिकली होता क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि हर चीज का एक लिमिट होता है, इलास्टिसिटी होता है, तो जब उसको क्रॉस कर जाता है तो बेसिकली उसमें फॉल्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाएगा, तो इसके कारण जो है उसी को सिस्मिक वेव कहते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक मेजर कैसे करते हैं, दो तरीका है, ठीक है। एक तो आप देखते हैं इसका मेजरमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड में होता है, ठीक है, और तो सिस्मोग्राफ में इसको बेसिकली मेजर करते हैं। और दूसरा है हम इसको मैग्नीट्यूड में करते हैं और एक रिक्टर स्केल पे करते हैं, तो अक्सर हम लोग रिक्टर स्केल सुनते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हो गया कि आपको जो जितना वेव रिलीज हुआ उसके अनुसार जो एनर्जी को मापते हैं वो मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और उस मैग्नीट्यूड को, जो एनर्जी निकला है उसको जब मेजर करते हैं तो वो रिक्टर स्केल होता है, तो दोनों में अंतर हो जाता है, रिक्टर स्केल। तो मैग्नीट्यूड क्या नापता है, ठीक है, और रिक्टर स्केल क्या नापता है, ठीक है, ये डिफरेंस आपको जो है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये आपको प्रीलिम्स में काम देगा, ठीक है। और जोन याद पता होना चाहिए, 5 जोन 4, तो जोन 5 जो ज्यादा डेंजर, याद रखिएगा 1 से नहीं शुरू है, ठीक है। 5 4 3 2 चार ही जोन है, 5 4 3 2 1 नहीं है, ठीक है, और 5 सबसे खतरनाक है, ठीक है। 2 लिस्ट डेंजर है, 5 जो है मोर जो है मोस्ट डेंजरस है। उसका पैरामीटर क्या है, तो अब ये क्वेश्चन एक मेंस के लिए हो सकता है कि मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम बना सकते हैं कि नहीं, कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक होने का मतलब कहाँ से रिलीज होगा, कैसे रिलीज होगा, ठीक है। तो ये बड़ा मुश्किल है, फिर भी आप इसको एक बार देखेंगे, और इसमें आपको पीटीस ओरिएंटेड फिर और पढ़ना है, पी वेव और एस वेव। प्राइमरी वेव जो पहले पहुंचता है, ठीक है, और उसके बाद सेकेंडरी वेव। तो पी वेव और एस वेव ज्योग्राफी में आप पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो पी वेव और एस वेव में आपको अंतर पता होना चाहिए, नहीं है तो एक बार पी वेव और एस वेव को पढ़ लीजिए। तो पी वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, याद रखिएगा, सॉरी सॉरी, एस वेव ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कंपेयर टू पी वेव। पी वेव पहले पहुंचता है और एस वेव बाद में पहुंचता है, ठीक है। तो ये एक बार पी वेव और एस वेव जब आप ज्योग्राफी 11th का पढ़ते हैं, 11th या 12th में, तो वहां आपको मिल जाता है।
मेंस का एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है नाटो के बारे में कि नाटो क्या ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। तो आपको देखना है नाटो बेसिकली क्या है। नाटो एक अलायंस है, सिक्योरिटी अलायंस है, ठीक है। इसका अलायंस है जो भी जो अटलांटिक में जो भी कंट्री है जो बॉर्डर करती है, ठीक है। तो नॉर्थ अटलांटिक को उस उनका मेंबरशिप, अभी फिनलैंड और मान लीजिए स्वीडन ने इसके लिए साइन किया है। तो एक तो ये है। दूसरा है नाटो बना कैसे था। तो नाटो कब बना था। नाटो बना था उस टाइम में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू टू पोल, ठीक है। एक तरफ रशिया था, एक तरफ जो है आपको यूएसए था, ठीक है। और राष्ट्र नाटो का रीच कहाँ है। नाटो अपने आप को एक्सपैंड करना चाह रहा है वेस्ट जो यूएस रीजन से लेके ईस्टर्न यूरोपियन रीजन तक, ठीक है। और उसी पे लड़ाई है, ठीक है। तो इसमें प्लेयर कौन है। मेन प्लेयर नाटो में यूएस है और एक तरफ रशिया है, ठीक है। तो अब है कि ये जो करंट वॉर हुआ है, ठीक है, मतलब क्या ये और फर्दर स्ट्रेंथन हो गया है। क्यों। क्योंकि जो यूरोपियन प्लेयर है, स्मॉल प्लेयर है, दे आर फीलिंग थ्रेटन, सो दे आर समहाउ ट्राइंग टू गेट सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अंडर सिक्योरिटी अम्ब्रेला। यूएस उनको सिक्योरिटी अम्ब्रेला प्रोवाइड कर रहा है। फर्दर जो है वहां पे बेसिकली क्या होगा कि आर्म्ड रेस शुरू होगा, ठीक है। रशिया विल फील मोर थ्रेटन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको सोचना है कि नाटो है क्या, नाटो का ओरिजिन कहाँ पे था, ठीक है। मेंस पर्सपेक्टिव से आईआर के लिए आपको ये आपको आईआर के लिए एक बना लेना है नाटो का, ठीक है। कि नाटो क्या है, नाटो कैसे बना था, नाटो में मेंबरशिप का आधार क्या है। पीटी के ओरिएंटेड अगर आप देखेंगे तो नाटो का मेंबर कौन बन सकता है, ठीक है। नाटो में कौन कौन मेंबर इन्वॉल्व हो सकता है। पीटी में आपको ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। नाटो में क्या फ्रांस है, क्या यूके है, क्या जर्मनी है, क्या कौन बेलारूस है क्या, ठीक है। तो नाटो में पीटी ओरिएंटेड अगर आप देखोगे तो क्राइटेरिया और मेंबरशिप, क्राइटेरिया और मेंबरशिप। मेंस ओरिएंटेड देखोगे तो नाटो कैसे, नाटो फर्दर जो है स्ट्रेंथन हुआ है रशियन यूक्रेन क्राइसिस के रेफरेंस में, क्योंकि नाटो को ज्यादा प्लेयर जो है अब सपोर्ट मिलेगा। नाटो अपने एजेंडा को अब एक्सपेंड कर सकता है, ज्यादा डिफेंस पे खर्च कर सकता है, ठीक है। और देशों को अलाइन करवा सकता है और एक लेजिटिमेसी ले सकता है कि जो हमारा अलायंस है बिल्कुल सही है। रशिया का कहना है कि नाटो क्यों है, क्योंकि नाटो तो उस टाइम में बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, अभी क्यों है नाटो, ठीक है। अब तो रशिया है भी नहीं यूएसएसआर की तरह। और यूएसए का कहना है कि जरूरी है, तो यूएसए जस्टिफाई करेगा देखो रशिया ने अटैक किया इसलिए नाटो जरूरी। और रशिया कहेगा कि देखो नाटो एक्सपैंड कर रहा है इसलिए मैंने अटैक किया। तो ये एक जो है मतलब बड़ा कैच 22 सिचुएशन है। तो इस पे आपको सोचना है। तो ये आज के लिए था। और फिर से मैंने कहा कि द मोर क्वेश्चन यू आस्क द मोर यू लर्न। क्वेश्चन इज द प्रॉपर वे टू अंडरस्टैंड एंड डू मोर।